सीएम मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष को जवाब देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स के मामले पर भी बोला। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की ज्यादातर मांगे सरकार ने मान ली है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का सरकार ने मानदेय बढ़ाया है। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा मानदेय मिल रहा है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कुछ राजनीतिक दलों पर उकसाने का भी आरोप लगाया। आंगनवाड़ी का विषय भी 1974 में एक वॉलंटियर इस रूप में शुरू हुआ था कि कुछ सेवाएं इस प्रकार की देनी चाहिए समाज में, इसमें वॉलंटियर रूप से जो बहनें आगे आएंगी और खास करके उसी गांव की बहनें हो, आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। छोटे बच्चों को उनका पढ़ाई छोटी मोटी भी होगी और उसमें कोई उनके यानी खुराक का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो। अब वो बढ़ते बढ़ते 2014 में कांग्रेस की सरकार जिस समय थी उसमें 7,500 रुपया इनका मासिक वेतन था और जो आज बढ़कर के वो 12,661 है। अब प्रावधान क्या है कि ये सेंटर तय करता है कि इनको कितना पैसा देना है। नियम है 60-40। आज सेंटर की ओर से इनका 4,500 रुपया तय है। उसको वेतन नहीं कहेंगे, वो ऑनरेरियम है, क्योंकि गांव के गांव में करना होता है और उन्हीं को सुविधा दी जाती है, यहाँ जिसको रखना अपना रख लें। हम फिर भी उस 4,500 में सेंटर का शेयर 2,700 है, हमारा 1,800 है, लेकिन हम 1,800 की जगह आज 9,961 रुपए दे रहे हैं, यानी कुल 1,800 के बजाय 9,900 दे रहे हैं, मोरलेस 10,000। और आज जो 12,600 है, मानधन में कहीं भी कमी नहीं है। और अगर दूसरे प्रदेशों के मानधन से मैं तुलना करूं तो हरियाणा का एक तेलंगाना को छोड़ करके सर्वाधिक वेतन, यानी वेतन नहीं, आंगनवाड़ी को जो ऑनरेरियम देते हैं, मानधन देते हैं, सर्वाधिक देते हैं। 65% आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स वो ड्यूटी पर है, 35% है जो बाहर सड़कों पर है। अब ये स्थिति हर एक अगर दबाव में ये सारे काम करने लग गए तो दबाव में तो कभी कोई काम चलता नहीं है। अगर हर 6 महीने में, साल में सबको अपनी मांगे रखनी होती हैं और हम कोई पीछे नहीं है, ना इनमें, ना आशा वर्कर में, ना और चीजों में। जहां भी इस प्रकार के वॉलंटियर्स का विषय है, हम किसी में पीछे नहीं हैं, लेकिन जो समझौता होता है उसको लागू रखना पड़ता है। और ये भी खेद की बात है कि मानने के पीछे, ना मानने के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग उनको उकसाते भी। और खास करके मैं कम्युनिस्ट पार्टी जो लाल झंडे वाले, उनका तो नाम लेके कहूंगा, क्योंकि उनका इन लोगों में थोड़ा एक है, थोड़ा सा अंदर तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी भला, प्रदेश का भी भला, सबका भला सोचना चाहिए। ये चल लगा था। तो वहीं मेडिकल कॉलेज पर भी सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीटें भी बढ़ाई है। अस्पतालों में डॉक्टर, और वो डॉक्टर आएंगे मेडिकल कॉलेजेस से। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी एक बात कही गई कि एक भी नया सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। हमारी गीता जी ने यह विषय उठाया था, लेकिन अगर मैं इसमें खुलासा करके आपको बताता हूं कि 2014 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे और उसमें 3 सरकारी, 3 प्राइवेट, एक सहायता प्राप्त अग्रोहा, ऐसे 7 थे, जिनमें कुल एडमिशन संख्या उस समय 700 थी। ये 2014 की बात बता रहा हूं, आंकड़ों की बात है, मेरे पास जो आंकड़े बता रहा हूं। आज उसमें जो नए कॉलेज और जुड़े हैं, उन कॉलेजेस में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, एनसी मेडिकल कॉलेज सराना, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र है या शाहबाद है, शाहबाद, ऑल इंडिया फला मेडिकल कॉलेज। तो ऐसी सब नए कॉलेजेस की भी सीटें बढ़ा करके, और जो पुराने कॉलेज थे उनमें भी सीटें बढ़ाई गई हैं। पीजीआईएस एमएस रोहतक में 150 की 250 हुई, सोनीपत की 100 से 120 हुई, नूह की 100 से 120 हुई। हाँ, ईएसआई फरीदाबाद, ये भी बाद में बना 2015 में, 125 सीटें। देखिए, मेडिकल कॉलेज की सीटें 2015 के दिखाई हैं, हो सकता है अस्पताल पहले हो, अस्पताल पहले होगा, मेडिकल कॉलेज 2015 मेरे पास जो लिखा हुआ आया है, आप पता कर लीजिए, पहले होगा तो ठीक है। 2017 में
तो मैं तो जिस दिन एडमिशन हुए वो साल बता रहा हूँ। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 2017 120, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 100, जो पहले एक प्राइवेट कॉलेज होता था, बंद हो गया था, हाँ, तो उसके बाद 100, और अंबाला का जो मुलाना का 100 से 150, SGT बुढ़ेड़ा 100 से 150। तो इस प्रकार से आज 1685 स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गलत आंकड़ों के सहारे विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रही है। 2017 में किसी एक महीने में उसी CMIE ने हरियाणा में बेरोजगारी दर 2% दिखा रखी। उसी CMIE ने, मैं क्या भरोसा करूं उस पर, जो हमें 17 में भी हम ही थे, और उस समय 3 साल हमको हो गए थे शासन करते हुए। वो 2% दिखाता है, एकदम बढ़ते बढ़ते 2 से 15, 15 से 24, 24 से 36। मैंने तो एक दिन मजाक में कहा था, एक दिन वो हम इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें कहे कि हरियाणा में 100% बेरोजगारी हो गई है। उनका क्या भरोसा, क्या करें, कोई पैरामीटर नहीं उनका। इसलिए अगर किसी ने अध्ययन करना तो ठीक से करें। हमारे पास डाटा है, और वो डाटा परिवार पहचान पत्र से बढ़िया डाटा हमारे पास नहीं हो सकता, जिसके अंदर 67 लाख परिवारों में 2.25 करोड़ लोगों ने किसका क्या व्यवसाय है स्वयं डिक्लेयर किया हुआ है, और उसमें भी 8 लाख समथिंग है जिन्होंने स्वीकार किया हम बेरोजगार हैं, जो 5.5%, 6% ही बनता है, 5.47 समथिंग। तो इसलिए जब हम लोगों से पूछ रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं, कैसे हो सकता है? एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट। अब नहीं, देखिए मैंने तो बेरोजगारी का विषय उठाया, वो मैं बताऊंगा, परिवार पहचान पत्र का विषय आएगा जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमिन कर सकते हैं। उसका प्रेम्बल पढ़िए, आपका दिया हुआ एक्ट है, देखिए उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपने वो डाटा कहां से उठा के, मैं बता रहा हूं, उसी का उदाहरण परिवार के लोगों के सिग्नेचर हैं, और हर सदस्य के सामने उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके एंगेजमेंट क्या है, वो लिखा जाता है। वृद्ध है तो वृद्ध लिखा जाता है, वो मानो पेंशन वाला है, या कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लिखते हैं, अगर व्यवसाय करने वाला व्यवसाय लिखते हैं। क्या आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो साइन कराते हैं कि ये आपकी एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, क्या आपके एक्ट के अंदर सा प्रोविजन है, क्या एक्ट के प्रियम्बल के अंदर परिवार है, पहचान पत्र क्या एक्ट के अंदर कोई फॉर्म आपने दिया है जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करेंगे? उसका प्रियम्बल पढ़ लेंगे। मैं भी जब आपको एक्ट पढ़ने की बजट आएगा ना, आपको प्रियम्बल भी पढ़ के दिखा देंगे कि आपका प्रियम्बल क्या है। आप सम्मानीय वकील हैं, आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, पता होना चाहिए कि एक्ट में तो केवल एक एक्ट की परिभाषा लिखी जाती है, जिसके अंदर क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, उसकी पॉलिसी क्या होगी। आप हमेशा आप भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। ये हर फार्म एक्ट में नहीं छापा जाता कि उसके अंदर एक्ट में फार्म छापेंगे, ये फार्म होगा। फार्म तो हर 4 महीने बाद बदलना पड़ सकता है, कौन सी नई जानकारी लेनी है वो बदला जा सकता है। इसलिए ये बात ऐसा नहीं कि एक्ट में कहां लिखा है। आपको अगर उसका अध्ययन करना है तो एक बार जरा ADC ऑफिस में किसी से बुला करके कि आप कैसे कैसे उसको भरवाते हैं, आप ले आइए। सीएम मनोहर लाल ने प्राइवेट कंपनियों में स्थानीयों को 75% आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हमने 75% की ये जो एक्ट बनाया, और जिसके अंदर आखिर स्टेक होल्डर से बात करने की आवश्यकता होती है, हमने उद्योगपतियों से बातचीत की है। और उद्योगपति अगर इसके एकदम विरोध में आते हैं तो तब भी ये संभव नहीं था कि हम जबरदस्ती थोप दें। उन्होंने कुछ विषय जो रखे, उसमें से महत्वपूर्ण ये 2 ही विषय थे। एक विषय उनका था कि आखिर हमारे यहाँ सालों से जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे हरियाणा के रेजिडेंट तो नहीं हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, कोई अन्य प्रदेशों के जहां के भी हैं, और अधिकांश लोग उनके बाहर के ही होते रहे हैं। हरियाणा के लोग कम ही रहे हैं, और कुछ प्रवृत्ति भी रही है उद्योग की कि हरियाणा के लोगों को कम लगाया जाए। इसमें आप भी भोगी हैं, आपके सामने भी सारा कुछ हुआ है, हमने भी उसको देखा है। लेकिन किसी तरीके से उनको सहमत किया जाए कि नहीं, हरियाणा में 75% लोगों को आप और नौकरी दोगे। उसके अंदर कई हमने काम किए। पहला तो ये कि हरियाणा के व्यक्ति को ब्लॉक C और D में अगर आप नौकरी देंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। पहले 3,000 रुपया था, 3,600 रुपया हुआ, अब 4,800 रुपया है, 48,000 रुपया। 3,000 रुपया महीने का था, 36,000 टोटल था।
अब हमने 4,000 रुपये महीना 48,000 रुपया कर दिया सीओडी में कि बी में भी, ए में भी है। तो अब ये जानकारी और नहीं है मतलब, तो ए बी सी डी सब में कि हरियाणा का अगर कोई भी व्यक्ति आप रखते हैं तो 3 साल के लिए हम आपको ये सब्सिडी देंगे, ताकि हरियाणा के लोग वो रखें, उनका इतना लालच उनको होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे उन परिवारों के लोग जो 10-10 साल से हमारे पास हैं, उनके बच्चे तो आज यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यही सब है। तब ये दूसरे प्रदेशों की जो बात चली तो मैंने ठीक है, जब दूसरे प्रदेशों में 5 वर्ष का तो हम भी 5 वर्ष करेंगे, लेकिन केवल उस 75% के लिए ये किया गया। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ 75% के लिए है, दैट इज यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी है, और एजुकेशन पे, एससी बीसी पे, सब पे उसका असर पड़ रहा है। डोमिसाइल 5 साल का जब इशू होगा, पहली तो बात ये है, आपने उसमें एक लाइन भी कहीं पर लिखी है। पहली बात तो ये है उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा रिजर्वेशन पे, खास तौर पे एससी बीसी पे। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो गवर्नमेंट सर्विस में भी होगा। आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप तहसीलदारों से पूछो, रेजिडेंस ऑफ सर्विस पहली बात 5 तो साल ये का है दे रहे हैं, ये 3 साल के लिए डोमिसाइल शब्द तो है ही नहीं। हमने डोमिसाइल तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उधर डोमिसाइल तो हमने सिर्फ देश का हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस जो है हमने वो 5 साल का दे रहे हैं। सिंपली वो एक शेड्यूल कास्ट और इंस्ट्रक्शन निकाली है, बैकवर्ड कास्ट की जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट नोटिफाई भी नहीं किया है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है। और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब तक नोटिफाई कोई चीज नहीं हो जाती तब तक सरकारी चीजों पर लागू नहीं हो सकती। ये कहीं सरकारी विषयों पर लागू नहीं है। सदन में सीएम मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी सरकार करवा रही है, किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई सरकार करेगी। फसल की गिरदावरी का भी विषय आया इसमें, हालांकि मैंने पहले दिन भी इसका उत्तर दे दिया था कि 561 करोड़ रुपया जो खरीफ 2021 का वो भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है, जिसमें काफी खातों में भी पहुंच गया है और कुछ जो है इस मार्च के अंत तक पहुंच जाएगा। अभी जो इस समय की फसल है रबी 2022 सामान्य गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन जहां जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है या जहां से कहा जाएगा उनकी सबकी स्पेशल गिरदावरी इस महीने में 15 मार्च तक ये हो जाएगी। उसके बाद फिर उसका निर्णय हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।